गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में शक्ति की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्ववर्ती व्याख्यान में हमने शक्ति क्या है और शक्ति के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम शक्ति के स्रोत, शक्ति का कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसके प्रयोग की क्या सीमाएं हैं और शक्ति को हम साध्य माने या शक्ति को हम साधन माने, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। शक्ति के स्रोत यानी शक्ति कहाँ से आती है। एक राजनीतिक व्यवस्था के पास, एक संगठन के पास, एक संस्था के पास यह शक्ति कहाँ से आती है, इसके कुछ स्रोत हैं। पहला है ज्ञान। ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वे शक्ति का साधन बन सकें। ज्ञान के माध्यम से नेतृत्व के गुणों में निखार आता है और राजनीतिक व्यवस्था के लक्ष्यों को तय करने में ज्ञान एक साधन है। यानी ज्ञान शक्ति का वह स्रोत है जिसके माध्यम से जब व्यक्ति विवेक संपन्न हो जाता है तो वह शक्ति को समझ पाता है और उस आधार पर शक्ति को एक महत्वपूर्ण स्थिति के रूप में लाता है और अपने राज्य में, अपनी व्यवस्था में इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है उपलब्धियाँ। ज्ञान आंतरिक स्रोत है और उपलब्धियाँ बाहरी स्रोत। इसे आर्थिक शक्ति का नाम भी दिया जा सकता है, जिसे भौतिक सामग्री, स्वामित्व, ये सब उपलब्धियाँ हैं। राजनीतिक व्यवस्था की क्या उपलब्धियाँ हैं? इन उपलब्धियों के माध्यम से वह व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। थर्ड है संगठन। हम कहते हैं संगठन में शक्ति होती है। जो संस्थाएं संगठनात्मक दृष्टि से सुदृढ़ होते हैं वे शक्ति संपन्न होते हैं। और अगर प्रतिद्वंद्विता है, अगर इकाइयों में आपस में संघर्ष है तो शक्ति कम हो जाती है। और अगर जैसे हम सरकार को ही देखें, केंद्र सरकार है, राज्यों की सरकारें हैं, अगर राज्यों की सरकारें केंद्र को सहयोग देती हैं तो केंद्र सरकार उस संगठनात्मक दृष्टिकोण से अपनी शक्ति को और अधिक शक्ति संपन्न बनाने में समर्थ होता है। और अगर राज्यों की इकाइयां आपस में संघर्षशील रहती हैं तो शक्ति केंद्र सरकार की कम हो जाती है। नेक्स्ट है आकार। अनेक बार आकार को शक्ति का परिचायक मान लिया जाता है और शक्ति के स्रोत में यह माना जाता है कि जितना बड़ा आकार होगा वह उतना शक्ति संपन्न होगा। लेकिन अकेले आकार को हम शक्ति का स्रोत नहीं मान सकते। सत्ता। अन्य व्यक्तियों से कम योग्य एवं निर्बल व्यक्ति अगर सत्ता प्राप्त कर लेता है तो वह शक्ति संपन्न बन जाता है। यानी कि शक्ति का स्रोत सत्ता भी है। अगर जो सत्ताधारी है वह सत्ताधारी शक्ति संपन्न होता है। नेक्स्ट है विश्वास, विचार और कार्य। किसी भी समाज में अपने विश्वास, अपने विचार होते हैं। जो व्यक्ति अथवा संस्था इन विचारों और विश्वासों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन विचारों और विश्वासों के आधार पर कार्य करते हैं, वे शक्तिशाली बन जाते हैं। नेक्स्ट है परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ अगर अनुकूल होती हैं तो व्यक्ति और संस्था शक्तिशाली बन जाते हैं। और अगर परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं तो कोई शक्ति संपन्न भी कमज़ोर हो जाता है। जैसे सोवियत विघटन के बाद अमेरिका का एक छत्र स्वामित्व हम विश्व पर देखते हैं, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन की परिस्थितियों ने अमेरिका को शक्ति संपन्न बना दिया है। नेक्स्ट है शक्ति का प्रयोग। शक्ति के प्रयोग का संबंध शक्ति के अनुयायियों पर निर्भर करता है। शक्ति के प्रयोग में मूल्यों का, उद्देश्यों का बहुत अधिक महत्व होता है और ये उद्देश्य और मूल्य ही इस बात को निश्चित करते हैं कि शक्ति के प्रयोग में समय, परिस्थिति, आवश्यकता, इन सभी तत्वों का योगदान होता है। किस रूप में शक्ति का प्रयोग होता है वो हम देखेंगे।
जैसे कि किसी व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए शक्ति का प्रयोग हो सकता है, दंड देने के लिए, आर्थिक लाभ या हानि पहुंचाने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए, अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए, शत्रु पक्ष को परास्त करके अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, विभिन्न हितों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए, बल दमन या हिंसा के प्रयोग के लिए, सामाजिक पद और प्रतिष्ठा के लिए, नियंत्रण और व्यवस्था कायम करने के लिए, शक्ति द्वारा शक्ति को सुरक्षित और नियंत्रित करने के लिए, शक्ति द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, यानी कि शक्ति का दुरुपयोग ना हो इसके लिए भी शक्ति का इस्तेमाल होता है, आत्मरक्षा के लिए, मानव स्वतंत्रता और मानवीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि मानव की स्वतंत्रता बनी रहे, मानवीय हित सुरक्षित रहें, नेतृत्व की शक्ति व विश्वास को बनाए रखने के लिए, यानी जो नेतृत्व करता है उसकी शक्ति और उसका विश्वास बनाया रखा जा सके, जनहित, जन सहमति और जन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यानी कि जनता का हित हो, जनता सहमति दे, जन उद्देश्यों की पूर्ति हो, इसके लिए भी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि शक्ति का प्रयोग एक तरह से असीमित है। हम ये मानते हैं कि शक्ति का प्रयोग असीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सत्ताधारी जैसे चाहें वैसे शक्ति का प्रयोग करें। शक्ति का प्रयोग सीमित है, कुछ सीमाएं हैं जो कि शक्ति के प्रयोग को सीमित करती हैं या उसे नियंत्रित करती हैं, और ये सीमाएं इस प्रकार हैं। जनता का अंकुश, जनता का नियंत्रण होता है और गलत तरीके से शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इतिहास और नैतिक परंपराओं का अंकुश, हर समाज की, हर राज्य की, हर संगठन की नैतिक परंपराएं होती हैं, वे परंपराएं भी शक्ति के प्रयोग को सीमित करती हैं। सामाजिक और राजनीतिक विकास इसकी सीमा को निर्धारित करते हैं। धार्मिक और मनोवैज्ञानिक तत्व, यानी लोगों की जो मन स्थिति है वह भी शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करती है। प्रयोगकर्ता की क्षमता और प्रभावशीलता भी इस संबंध में नियंत्रण लगाती है, यानी प्रयोगकर्ता के पास कितनी क्षमता है, कितना वो प्रभावशील है, उसके आधार पर भी इसे नियंत्रित किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं होता। अगर शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से किया जाएगा तो वह विध्वंस बन जाती है। जैसा हम मानते हैं कि हम शक्ति निर्माण भी कर सकती है और जो शक्ति है वह विध्वंस भी ला सकती है, तो निर्माणकारी शक्ति तभी होती है जब वह सीमाओं में रहकर इसका प्रयोग किया जाए। अगर शक्ति का प्रयोग असीमित हो जाता है तो असीमित शक्ति का प्रयोग एक तरह से विध्वंस लाता है। नेक्स्ट है, शक्ति साधन है अथवा साध्य। शक्ति के लिए यह एक विवाद की स्थिति है कि हम शक्ति को साधन माने या हम शक्ति को साध्य माने, यानी हम शक्ति लक्ष्य है या किसी लक्ष्य पूर्ति का एक साधन मात्र है। कुछ लोग शक्ति को लक्ष्य मान लेते हैं और वे इस शक्ति की प्राप्ति में पूरी तरह से लग जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति को एक तरह से साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और एक राज्य दूसरे राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहते हैं और इस रूप में वे इसे एक साधन मानते हैं। जैसे कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, केवल यह दिखाने के लिए कि भारत एक कमज़ोर राज्य है, और एक साधन के रूप में उन्होंने शक्ति का इस्तेमाल किया था। शक्ति साध्य है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी कभी व्यक्ति शक्ति को साध्य मान लेते हैं और वो यह मानते हैं कि शक्ति को ही लक्ष्य, शक्ति प्राप्त करना ही लक्ष्य है, जैसा हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा शक्ति को साध्य मान लिया गया था। अगर हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहें उस रूप में हम कह सकते हैं कि शक्ति कहीं हमें साध्य भी नज़र आती है और कहीं साधन भी। जहाँ शक्ति अपने आप में एक साध्य है वहाँ दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो साधन भी है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति साधन इसलिए है कि इससे राष्ट्र हित की पूर्ति होती है, और साध्य इसलिए है कि शक्ति का आधिपत्य बना रहता है। तो इस रूप में शक्ति को साधन और साध्य दोनों रूपों में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन वस्तु स्थिति में हम देखें तो शक्ति को हम साधन के रूप में ही देख सकते हैं। एक ऐसा साधन जो कि दूसरों को नियंत्रित करता है या दूसरों पर अपना प्रभाव डालने का कार्य करता है। और ये भी हम स्वीकार कर सकते हैं कि शक्ति के बिना किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करना एक तरह से असंभव सा दिखाई देता है। शक्ति के बिना कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अच्छे ढंग से संचालित हो सके, यह संभव नहीं है। यानी शक्ति एक राजनीतिक व्यवस्था का आधार मानी जाती है, लेकिन यह शक्ति आधार अवश्य है, लेकिन इसे हम नियंत्रित शक्ति के रूप में ही देख सकते हैं। धन्यवाद।